और अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल हुकूमत में वजीर पार्था चैटर्जी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएससी तकर्रुरी बदनवानी मामले में एजेंसी ने 26 घंटों की तवील पूछताछ के बाद पार्था चैटर्जी को उनके कोलकाता में वाक़ रिहायशगाह से गिरफ्तार किया। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। पार्था के पर्सनल सेक्रेटरी को भी गिरफ्तार किया गया। पार्था चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी हिरासत में लिया गया है। एजेंसी ने छापे के दौरान अर्पिता के ठिकाने से 21 करोड़ रुपए और 20 मोबाइल फोन भी जब्त किए थे। ख्याल रहे कि जब पार्था चैटर्जी मगरबी बंगाल के वजीर तालीम थे तब असातिज़ा की तकर्रुरी मामले में मुबैना बदनवानी हुई थी। मगरबी बंगाल में एसएससी दाखिला इम्तिहान में हुई धांधली की जांच का दायरा वसी होता जा रहा है। ईडी की टीम रियासत में कई मकामात पर छापे मार रही है। मुसलसल जांच का सिलसिला भी जारी है। ईडी ने 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। रियासत के साबिक वजीर तालीम पार्था चैटर्जी की रिहायशगाह पर ईडी जुमे को भी तफ्तीश करने पहुंची। मगरबी बंगाल के वजीर ममलिकत बराए तालीम की बेटी भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं। बीजेपी का कहना है कि पार्था चैटर्जी की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि असातिज़ा की तकर्रुरी में बदनवानी हुई है। एक विजुअल और एक इमेज आपने देखा होगा कि एक पैसों का भंडार, एक वेस्ट बंगाल के मंत्री के करीबी दोस्त के घर से 21 करोड़ का कैश और गोल्ड का ईडी के रेड के द्वारा एक्सपोज होना और उसका रियलिटी देश के सिटीजन्स के सामने रखना। और इस व्यक्ति के बारे में वहाँ के मुख्यमंत्री ममता जी ने काफ़ी कुछ पहले से प्रशंसा किया हुआ था कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, गुड जॉब। और कल तक ये पता नहीं था कि ये एक अच्छा काम क्या था, लेकिन आज ये तो स्पष्ट हो गया है कि वो अच्छा काम क्या कर रहे थे। 21 करोड़ का भंडार मैनेज करना, मैं मानता हूँ ममता जी के लिए एक प्रशंसा वाली बात थी और उन्होंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया था। और ये जो चोर मचा रहे हैं शोर, इसका आज कल के इस विजुअल के साथ एक बड़ा एक पैटर्न, एक लॉजिक, एक एक्सप्लेनेशन निकलता है कि ये चोर क्यों मचा रहे हैं शोर। क्योंकि उनकी चोरी का जो एविडेंस है वो लोगों तक ना पहुंचे, उसको किसी तरह ऑब्फ्यूस्केट करें, उसको किसी तरह कंफ्यूज करें, उनका यही मकसद है। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि बंगाल में बदनवानी, लूट और घपला आम है। उन्होंने तमाम बदनवानी और बेज़ाब्तगी के लिए वज़ीर आला ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। पार्थ चैटर्जी बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इनकी खास आदमी के रूप से इनको जाना जाता। आज जो देखते हैं 20-21 करोड़ रुपया की जो इनकी कोई जान पहचानों से बरामद हुई है, ये कुछ नहीं है। ये हिमशैल की केवल मात्र सीड्स है। सारे बंगाल में धड़ल्ले से चोरी होते जा रहे हैं। सारे बंगाल के आम लोगों को पता था। और ईडी हरकत में ही कब बंगाल की न्यायालय की डांट खाने की बाद सीबीआई ईडी हरकत में आई और यह तब्दीश की रफ्तार थोड़ा बहुत बड़ी है। बीच में बंगाल के टीएमसी पार्टी, बीजेपी पार्टी दिल्ली की मैनेज करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। तो यह नतीजा कब तक और कहां तक पहुंचेंगी, इंतजार करने की जरूरत है। यह तो सिर्फ एक हिमशैल की शीर्ष है। बंगाल में करप्शन मतलब लूट, घोटाला, मान लो ये प्रतिष्ठानिक स्वरूप ले लिए हैं, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुके हैं। कहीं भी अगर नदी की जन्म होती है, कोई भी पहाड़ की शीर्ष पर नदी जाके मिलती है कहां? समुद्र में। बंगाल में भी
जितने घोटाला होते हैं ये घोटाला अंतिम होते हैं, नदी की यात्रा पर जहां रुकते हैं ये घोटाला भी एक जगह रुकते हैं, वो है हमारे सीएम साहिबा की परिषद वर्ग। तो बंगाल में ये देखते हम आ रहे हैं। ये ईडी अगर चाहे तो व्यापम मध्य प्रदेश इसका भी किनारा, इसका भी जो घोटाला इस मसले में कितने हेराफेरी हुई है, इस संदर्भ पे अगर ईडी ने इस तरीके की हरकत करे तो व्यापम के मसला भी उजागर होते जाएंगे। में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए सीजीआई एनवी रमना ने सोशल मीडिया पर जजों पर हमलों और उन्हें ट्रोल किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बाज़ तबके में अच्छे और बुरे में तमीज़ करने की सलाहियत नहीं है। उनका कहना है कि एजेंडे पर मबनी कवरेज जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। सीजीआई के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जवाबदेही सिफर है, जबकि प्रिंट मीडिया अब भी जवाबदेह है। Given the current situation is that we are simply not equipped to handle the rising challenges of the future. If the judiciary suffers, our democracy suffers. This is a serious issue. Doing justice is not an easy responsibility. It is becoming increasingly challenging with each passing day. At times, there were also concerted efforts in media, particularly on the social media against judges. Another aspect which affects the fair functioning and independence of the judiciary is the rising number of media trials. New media tools have enormous amplifying ability, but appears to be incapable of distinguishing between the right and the wrong, the good and the bad, and the real and the fake. Media trials cannot be a guiding factor in deciding cases. Of late, we see the media running kangaroo courts. At times, on issues even experienced judges find it difficulty to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. Biased reviews being propagated by media are affecting the people, weakening the democracy and harming the system. In this process, justice delivery gets adversely affected. By overstepping and breaching your responsibilities, you are taking our democracy 2 steps backward. Print media still has certain degree of accountability, whereas electronic media has zero accountability, as what it shows vanishes in the thin air. Still worse in social media. Owing to the frequent transgressions and consequential social unrest, there is growing demand for stricter media regulations and accountability. In fact, looking at recent trends, it is best for the media to self-regulate and measure their words. I urge upon the media, particularly the electronic and social media, to behave responsibly. You are as important as stakeholders as we are. Please use the power of your voice to educate the people and to energize the nation in our collective endeavor to build a progressive, prosperous and peaceful India. दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने तलबा के लिए स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। इसके लिए दिल्ली में 50 मराकज़ कायम किए जाएंगे और 1 साल में 1 लाख तलबा को ट्रेनिंग दी जाएगी। बाद में उसे वसअत दी जाएगी। 18 से 35 साल की उम्र के उम्मीदवार 950 की सिक्योरिटी रकम जमा करके दाखिला ले सकते हैं। हाथ अंग्रेज़ी में तंग होता है, अंग्रेज़ी ठीक से बोल नहीं पाते और इस वजह से कई बच्चे ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। नौकरी मिलने में उनको दिक्कत होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर होती हैं। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त क्रांति हुई है। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को अब शानदार शिक्षा मिलने लगी है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी
हाल में दूसरे बच्चों से जो जिनके पास सुविधाएं हैं उन बच्चों से किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर हों, तो दिल्ली सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए जिनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है उनके लिए स्पोकन इंग्लिश का कार्यक्रम हम लोग लेके आए हैं कि उनको उनकी अंग्रेज़ी अच्छी करेंगे, उनको अच्छा अंग्रेज़ी बोलना सिखाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करेंगे। तो ऐसे बच्चे जिन लोगों की अंग्रेज़ी कमज़ोर है, वो ठीक से कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए दिल्ली सरकार स्पोकन इंग्लिश का ये कार्यक्रम लेके आई है। और बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से दिल्ली हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी के लिए दिए गए हुक्म का हम खैर मकदम करते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि हम लोग इसका काफ़ी अरसे से मुतालबा कर रहे थे और एलजी साहब ने हमारा मुतालबा मान लिया। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह केजरीवाल हुकूमत शराब के नए लाइसेंस बांट रही थी, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को शराबी बनाने की जिम्मेदारी ले ली है। ने दिल्ली सरकार की शराब नीति पर जांच बैठा दी है। इसी पूरे मामले को लेकर सियासत जोरों पर है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, जिस तरीके से दिल्ली के एलजी साहब ने दिल्ली सरकार की शराब नीति पर सीबीआई जांच बैठा दी है और बहुत सियासत भी देखने के लिए मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इस देश की अब तक की सबसे भ्रष्टतम सरकार की श्रेणी में आ खड़ी हुई है। कानून को, रूल्स को, नियम को ताक पे रखते हैं और ऐसा लगता है जैसे इनको किसी भी कानून का भय नहीं है और ये सरेआम कहते हैं हमको जेल जाने से डर नहीं है। मतलब अब जेल जाने से डर नहीं है तो जनता का पैसा लूटेंगे। कहां तो वादा किया था कि नशा मुक्ति का, कहां गली गली शराब की दुकान खुलवाना, स्कूल के सामने, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने, किसी भी धर्म के देवालय के सामने तो शराब की दुकान नहीं हो सकती, फिर भी उनको खोलना है। और जब इस न्यू एक्साइज पॉलिसी की हम लोगों ने जैसे ही छानबीन की तो आपको आज मैं पहली बार आपको बता रहा हूं, काफ़ी स्टडी करने के बाद न्यूज़ 18 से शेयर कर रहा हूं कि कम से कम 500 से 600 करोड़ रुपए का इन लोगों ने न्यू एक्साइज पॉलिसी में घोटाला किया है सीधे, और इसी पैसे से ये पंजाब का चुनाव लड़े हैं। इनका इंटरेस्ट इस समय दिल्ली की गलियों की व्यवस्था ठीक हो, दिल्ली के जल जमाव को ख़त्म किया जाए, दिल्ली को साफ पानी मिले, दिल्ली के लोगों को सही मायने में राहत मिले, इसकी चिंता नहीं है। इनको चिंता है दिल्ली से लूटो, पंजाब में चुनाव लड़ो, उत्तराखंड में चुनाव लड़ो, गोवा में चुनाव लड़ो, ये तमाम ऐसे गुजरात में चुनाव लड़ो, इसकी तैयारी में जा रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आई एम वेरी हैप्पी कि इनके खिलाफ ये न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेके सीबीआई की जांच रिकमेंड हुई है। दूध का दूध पानी का पानी हो। सर, जो खबर आ रही है अधिकारियों के द्वारा 32 जोन में 849 नए लाइसेंस जारी किए गए और जानबूझकर टेंडर में खामियां रखी गई ताकि ये जो लाइसेंस है वो चल सके। जगह जगह पर मतलब शराब के ठेके, छोटे छोटे बच्चे हैं, ड्राई डे को कम कर दिया गया, तो क्या असर पड़ेगा आने वाले युवाओं पर? देखिए, इनकी पूरी एक्साइज पॉलिसी देखेंगे नई वाली तो ऐसा लगेगा कि ये लोगों को शराबी ही बनाना चाहते हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि सीबीआई की जांच तो होने दीजिए, पहले से आपने कैसे सोच लिया कि कौन दोषी है और कौन नहीं। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। शिवसेना दो धड़े में बटी हुई है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने दोनों को अरकान की हासिल हिमायत साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने को कहा है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने उद्धव और एकनाथ शिंदे को 8 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों लोकसभा स्पीकर ने राहुल शिवाले को ऐवान का लीडर मुकर्रर किया था, जो कि शिंदे ग्रुप की एक और बड़ी कामयाबी थी।
वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश में मऊ के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस में उन्नाव के बांगर मऊ में से रुकन असेंबली की कार हादसे का शिकार हो गई। रुकन असेंबली श्रीकांत कटियार की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के वक्त कार में 5 अफराद सवार थे, सभी बाल बाल बच गए। ये लोग रियासती वजीर दयाशंकर के वालिद की 13वीं में शामिल होने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के बांदा से खबर है कि जहां बारिश और आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 7 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों का बांदा अस्पताल में इलाज जारी है। इंतजामिया ने मुआवजा देने की बात भी कही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ट्रक ने कांवड़ियों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दीगर की हालत नाजुक बताई जाती है। कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर ग्वालियर जा रहे थे कि कोतवाली सादाबाद में यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। कोई ट्रक वाला इन पर चढ़ा के चला गया है। हम लोग खाना खा रहे थे पीछे ढाबा पे, हमको पता नहीं कौन था। कितने लोग हैं जिनके एक्सीडेंट हुआ है? जी 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग हैं। मैंने सही नहीं देखा, उसमें एक मेरे ताऊ भी थे, भैया भी थे, चाचा भी थे। कहाँ जा रहे थे ये कावड़ लेके? ग्वालियर। ग्वालियर जा रहे थे। ये ग्वालियर का एक जत्था कांवड़ियों का हरिद्वार से ग्वालियर वापस जा रहे थे। यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। इसमें पीछे से एक डंपर ने इनको एक्सीडेंट किया है, जिसमें अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें जो 7 कांवड़िए चल रहे थे वो घायल थे, उनको चोट लगी। जो बाकी उनके साथी कांवड़िए हैं वो यहीं पर हैं, उनसे काफ़ी चर्चा बात हुई है। और अभी बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं, विधिक कार्रवाइयाँ हैं, वो सब की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 बच्चों समेत एक खातून की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 15 अफराद जख्मी हैं। बताया जाता है कि ऑटो में 18 अफराद सवार होकर अपने रिश्तेदार के पास शादी की तकरीब के लिए जा रहे थे। कठुआ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। 7 शदीद जख्मी अफराद को जम्मू मुंतकिल किया गया है। ये लोग जा रहे थे, 18 लोग ये एक गाड़ी में थे और उसमें से 18 लोगों में से 4 लोगों को यहाँ हॉस्पिटल में देवर ब्रॉट डेड। उसमें 3 बच्चे और एक लेडी थी और उसमें से 7 लोग जो थे वो क्रिटिकली इंजर्ड थे, उनको रेफ़र कर दिया गया है जीएमसी में। और 7 लोग यहाँ पे हैं जो कि मैंने अभी खुद देखा स्टेबल हैं। तो इसमें जो भी सभी को ये डायरेक्शन यहाँ पे दी गई है हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को भी, और जीएमसी में भी हमारी बात हो गई है। तो जो भी इनके लिए जो भी असिस्टेंस होगी, जो कुछ भी हमारी तरफ से पॉसिबल होगा, वो सारा हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन आया था, तो उससे हमें पता चला इमीडिएटली। और साथ में यहाँ हॉस्पिटल में जब इनको रिपोर्ट किया है तो उससे इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिली है। तो इमीडिएटली जो हमारे यहाँ पे हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, हमारे डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने इमीडिएटली उनको अटेंड किया और बहुत टाइमली जो क्रिटिकली इंजर्ड थे उनको इमीडिएटली रेफ़र कर दिया गया जीएमसी में। और वहाँ पे भी बात कर ली ताकि उनको इमीडिएटली अटेंड भी कर लिया जाए। और यहाँ पे भी जैसा आप खुद भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी पूरी जो ट्रीटमेंट है वो दी जा रही है और वो स्टेबल हैं। यहाँ ममनुआ तंजीम खालिस्तान टाइगर्स फोर्स के दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जर पर एनआईए ने इनाम का ऐलान किया। एजेंसी निज्जर को गिरफ्तार कराने में मदद करने और उसका पता बताने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देगी। निज्जर का पता बताने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। निज्जर पर टारगेट किलिंग और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के संगीन इल्जामात हैं। उदयपुर कत्ल केस में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की टीम में मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया गया। जावेद पर कन्हैया लाल की रेकी करने का इल्जाम है। इस मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मोहम्मद जावेद की उम्र 19 साल बताई जा रही है। साजिश रचने के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया है। जावेद उदयपुर के अमलकाठा का रहने वाला है।
खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।